नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नेशनल मोमेंट से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम विस्तार से हल करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ। आपको बता दें कि ये जो विश्लेषण चल रहा है, ये जो बीपीएससी के 28 वर्षों के पेपर्स हैं उन पे आधारित है। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1896 ईस्वी। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उस समय था उसकी जो समस्याएं थी उस पर अध्ययन कर उसके सिफारिश करना था सरकार को कि कैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब दी तो वह रिपोर्ट जो था वो केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ही प्रासंगिक नहीं था, बल्कि उस समय जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सारे के लिए प्रासंगिक था, क्योंकि लगभग सारे विश्वविद्यालयों में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्याएं थी वैसे ही समस्याएं सारे विश्वविद्यालय में थी। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के अध्ययन पर अपनी रिपोर्ट दी थी। इस आयोग का विचार था कि शिक्षा में सुधार तभी किया जा सकता है जब माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। इसने वर्ष 1904 में जो लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था उसे भी रद्द कर दिया था और उसकी कड़ी निंदा की थी, उसको खारिज कर दिया था और यह बताया था कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो यहां प्रश्न था, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में किया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए है इसमें देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऑप्शन सी है हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष किया, और ऑप्शन डी है इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि होम रूल आंदोलन का ही अर्थ है गृह शासन आंदोलन, यानी कि स्वशासन आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन जो था वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में चलाया गया था और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में चलाया गया था। और दोनों आंदोलन जो थे उनका जो होम रूल आंदोलन था उनके लक्ष्य सेम थे कि भारत में स्वशासन कैसा लाया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि जो ये स्वशासन की बात की जा रही थी यह ब्रिटिश सरकार के अधीन ही की जा रही थी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था की बात की गई थी। जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेश उस समय थे, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, की फाइनल रूप से जो अंतिम सत्ता है वो ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में रहेगी। लेकिन जो स्थानीय स्तर पे शासक होंगे, जो भी रूलर बनेंगे, वो लोगों के जो द्वारा प्रतिनिधि होंगे। तो स्थानीय स्तर पे तो डेमोक्रेसी होगी, लेकिन पूर्ण रूप से जो है
शासन का जो अंतिम मालिक होगा वो ब्रिटिश सरकार ही होगा। तो इस तरह के जो स्टेट होते हैं उनको डोमिनियन स्टेट का नाम दिया जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी। अगला प्रश्न, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है प्यारे लाल और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। यहां पे इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यह बहुत जरूरी होता है कि यह जान लिया जाए कि आखिर में नोआखली काल है क्या। अगर नोआखली काल को हम समझ लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि उस समय कौन सा सन चल रहा था और महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नोआखली है यह बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन जो था उसमें स्थित एक जिला था। आजादी के समय में यहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी। बंटवारे के समय हिंदुओं की एक बड़ी आबादी, यानी कि 1946-47 के समय की बात हो रही है, बंटवारे के समय हिंदुओं की एक बड़ी आबादी असम, बंगाल और त्रिपुरा में जाकर बसी। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। उन्होंने भारत के सारे मुसलमानों को अपना सारा कार्य बंद करके ब्रिटिश सरकार का असहयोग करने को कहा, ताकि ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर उनके विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। जो 16 अगस्त 1946 था, इस दिन पूरे कलकत्ता में जो है भयंकर दंगे हुए। इसे जो है द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना गया। जिन्ना का जो ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, जिन्ना के इस फरमान के बाद संयुक्त बंगाल जो था उस समय, बांग्लादेश जो आज विभाजित हो गया है, बांग्लादेश एक नए देश के रूप में आ गया है पश्चिम बंगाल से अलग होकर। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश उस समय एक में थे और एक ही राज्य बोले जाते थे। तो यहां इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है संयुक्त बंगाल, यानी कि जब दोनों एक साथ थे। तो जिन्ना ने जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को घोषणा किया, उसके तुरंत बाद संयुक्त बंगाल में दंगे शुरू हो गए। नोआखली एक मुस्लिम बहुल जिला था जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। इसके बाद कलकत्ता और बिहार में भी दंगे फैल गए। उस समय के अखबारों में जहां एक तरफ जलते नोआखली की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ बिहार में मारे गए लोगों की। इस अवसर पर मुस्लिम लीग की तरफ से नारा दिया जा रहा था, लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान। तो इस तरह की जो है घिनौनी नारे जो है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया जा रहा था उस समय, जब देश में सारे जगहों पर दंगे हो रहे थे, स्पेशली जो है संयुक्त बंगाल में दंगे हो रहे थे और हिंदू मुस्लिमों में जो है जो सांप्रदायिकता है वो काफी बढ़ता जा रहा था। उस समय जो है मुस्लिम लीग के द्वारा ये नारा दिया जा रहा था। नोआखली मुस्लिम बहुल जरूर था, लेकिन यहाँ के अधिकतर जो जमींदार थे वह हिंदू थे। यहाँ एक सुनियोजित दंगा था जिसका मकसद था हिंदुओं को भगाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना। यही कारण है कि यहाँ के जमींदारों पर अधिकतर हमले हुए। इन दंगों की खबर सुनकर 7 नवंबर 1946 को महात्मा गांधी नोआखली पहुंचे। नोआखली आने के बाद महात्मा गांधी ने हिंसा प्रभावित गांवों की पद यात्रा शुरू की। 4 महीनों की अपनी यात्रा के दौरान वे नंगे पांव रहे। गांधी जी का मानना था कि नोआखली एक शमशान भूमि है जहां हजारों बेगुनाह लोगों की समाधियां बन गई हैं दंगों के कारण। ऐसे जगहों पर चप्पल पहनकर चलना मृत आत्माओं का अपमान है। गांधी जी ने हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र थे बंगाल में उनका दौरा किया और हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास किया। इससे हिंसा थम गई। गांधी जी के अलावा कृपलानी दंपति यानी कि जेबी कृपलानी जो थे वे भी पति पत्नी गए और राम मनोहर लोहिया ने भी यहाँ की यात्रा कर शांति कायम करने का प्रयास किया। और इस समय जो महात्मा गांधी के सचिव थे यानी कि सेक्रेटरी थे वो प्यारे लाल जी थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी होगा, प्यारे लाल। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है बारदोली, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है वैक्तिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा मतलब है, अगर आपके पास 1 बिघा जमीन है जिसमें 20 कट्ठा होता है तो उसमें 3 कट्ठे पर जो है आपको जमीन पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि 3/20वें भाग पे जो है आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। यही कारण है कि इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना गया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण में किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिन्हा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। शुक्ल ने वर्ष 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसी दौरान गांधी जी से भेंट की थी और उन्हें चंपारण आने के लिए कहा था। उन्होंने गांधी जी से चंपारण के किसानों की जो शोषण की कहानी थी उसे सुनाई। गांधी जी इस अवसर पे जो है राजकुमार शुक्ल जो थे उनका आमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे चंपारण गए, जहां उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया। तो यहां प्रश्न था, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह ध्यान आकर्षित किया, तो लखनऊ के 1916 में जो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र और ऑप्शन डी है राम सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि चंपारण नील आंदोलन जो था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है चलाया गया था 1917 में बिहार के चंपारण नामक जगह पर। तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है वाईकोम सत्याग्रह और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं, इसमें मात्र एक ऐसा सत्याग्रह है वाईकोम सत्याग्रह जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब प्रश्न ये उठता है कि वाईकोम सत्याग्रह है क्या?
तो यह एक सत्याग्रह था जो 1924 में चलाया गया था। कहां चलाया गया था? केरल के त्रावणकोर में। यह सत्याग्रह अस्पृश्यता की कुप्रथा जो थी उसके विरुद्ध केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था निम्न जातियों एवं अछूतों द्वारा अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट जो सड़क था उस पे जो है इन अछूत जो जाति थे और जो निम्न जाति के लोग थे उनको जाने नहीं दिया जाता था उस रोड से, कि रोड जो है नाश हो जाएगा, रोड जो है अपवित्र हो जाएगा। तो इसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के ही तरह जो निम्न जाति के लोग थे और जो अछूत कहे जाते थे उस समय, वहां पे उन्होंने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वह टीके माधवन, के केलपन, पी केशव मेनन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी, वाइकोम सत्याग्रह। यह कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी में। कहां हुआ था? केरल के त्रावणकोर में। किससे संबंधित है? मंदिर के बगल में एक सड़क थी जिससे अछूतों और जो भी निम्न जाति के लोग थे उनको जो है उस रास्ते से चलने पर प्रतिबंध था। इसी के खिलाफ जो है यह सत्याग्रह हुआ था। और चूंकि गांधी जी के तरीके से हुआ था इसलिए इसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो वाइकम सत्याग्रह जो है 1924 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन ए है रेवरंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी है एओ होम, ऑप्शन सी है रेवरंड चार्ली एंड्रयूज और ऑप्शन डी है विलियम बावेल। चार्ल्स एंड्रयूज जो हैं इनको दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी है रेवरंड चार्ली एंड्रयूज, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ये जो है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में जो है अध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से यह भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनका जो है एक घनिष्ठ संबंध था। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम जो स्थापित किया गया था उसमें गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए थे। तो यहां प्रश्न था, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेवरंड चार्ली एंड्रयूज, जिनको चार्ल्स एंड्रयूज या दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों का विकास, ऑप्शन बी है दलितों की उन्नति, ऑप्शन सी है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता और ऑप्शन डी है गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। अंत्योदय कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी को यह विचार कहां से मिला था? तो महात्मा गांधी को यह विचार, गांधी जी को यह विचार जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से मिला था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए है कृषक वर्ग, ऑप्शन बी है औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन सी है जनता और ऑप्शन डी है मजदूर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है अहमदाबाद में जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। जब गांधी जी को 1917 में चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली तो गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो बोनस बढ़ाने को लेकर टेंशन चल रही थी, मजदूरों के ओर से गांधी जी ने जो है यह सत्याग्रह किया था। इसमें गांधी जी के साथ कौन था? औद्योगिक कर्मी थे। यह विवाद जो था
जो अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में चल रहा था, यह विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। फ्लैग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। जैसे कि अहमदाबाद में जब फ्लैग नामक बीमारी आई थी, तो वहां के जो औद्योगिक कर्मचारी थे उनके जो है बोनस को बढ़ा दिया गया था, लेकिन जैसे ही फ्लैग समाप्त हुई तो इस बोनस को जो है घटा दिया गया था, जबकि मजदूर ये चाहते थे कि यह बोनस हमेशा बने रहे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इस बात को मान ली थी। तो प्रश्न था, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए है जीडी बिड़ला, ऑप्शन बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है जेआरडी टाटा और ऑप्शन डी है बालचंद हीराचंद्र। सेठ जमनालाल जो बजाज थे वह गांधी जी के काफी निकट सहयोगी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। यह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी उसका भी त्याग कर दिए और 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के काफी निकट सहयोगी थे और इन्हें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जिसे इन्होंने त्याग कर दिया और 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। जब गांधी जी चंपारण आए थे तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, उनके सचिव महादेव देसाई, नरहरि पारिख आदि बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को आमंत्रित किए, वह किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है जाकर उन्हें आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। उसमें जो है राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे और उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि चंपारण आइए और जो नील बागान मालिक किसानों का जबरदस्ती शोषण कर रहे हैं उनसे नील उगवा कर, जिसे 3 कट्ठिया व्यवस्था भी कहा गया, क्योंकि जो 1 बीघा जमीन था उसमें 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती अनिवार्य था। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बीघा में जो है 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों के लिए, चंपारण के किसानों के लिए। तो इसे हम कह सकते हैं कि 3/20वें हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कट्ठिया व्यवस्था भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहां था कि चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी है एन रंगा और ऑप्शन डी है पीसी जोशी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा बाद में कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव नियुक्त हुए। तो अखिल भारतीय किसान सभा के
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। और इसके जो सचिव थे, महासचिव, एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ तथा जो भी आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र की समस्याएं थी उन पर विचार करते थे। भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। यहां प्रश्न था अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनजी रंगा ने की थी, लेकिन यहां पहले सत्र की बात हो रही है तो पहले सत्र का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है सन 1925, ऑप्शन सी है सन 1929 और ऑप्शन डी है सन 1935 ईस्वी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ये होगा 1920 ईस्वी। आपको बता दें कि एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय को इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था तथा दीवान चमन लाल जो थे इसके प्रथम महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो प्रश्न ये भी एग्जामों में पूछा जाता रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है, इसी का जो है वो अन्य नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया था तथा इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो दीवान चमन लाल को जो है इसका सचिव नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर सन 1920 होगा। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए है MN रॉय, ऑप्शन बी है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी है SA डांगे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी, जिसको बोल्शेविक पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा की गई थी। MN राय ने लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को पहुंचे थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। यहां प्रश्न था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MN रॉय। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ए होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इन 15 प्रश्नों के माध्यम से आपकी जानकारी में काफी सुधार हुआ होगा। इस एपिसोड से चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे कहूंगा कि अगर आप तक आपने टारगेट विथ नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल की पहुंच को बढ़ाएं। ये आपसे नम्र निवेदन है। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। आपके कमेंट पर तुरंत जो है वीडियो बनाया जाएगा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।